ही का नाम ये कंगोली माल है, कैसा ही रंगो रूप है, कैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है आपके फेवरेट प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। आज के दिन की सबसे बड़ी खबर जीडीपी के आंकड़ों को खोलकर पढ़ना। आपको बताएंगे कि जीडीपी के आंकड़ों में क्या कुछ ऐसा छुपा है जो आपकी जेब को, आपकी जिंदगी को प्रभावित करेगा। और कौन सी खबरें हैं उसके लिए देखिए आप ऑन द शो। शुरुआत होगी आटे के बाद, क्या चावल भी होगा महंगा? क्या बता रहे हैं जीडीपी के आंकड़े? क्या है कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट का कारण, इस पर चर्चा करेंगे। सोने को लग गई किसकी नजर? क्यों नहीं सोना बढ़ रहा, चढ़ रहा, मंदी के बाद भी, महंगाई के बाद भी? स्पाइस जेट का संकट कितना गहरा और श्रीलंका को किन शर्तों पर मिला आईएमएफ का कर्ज? ये तमाम मुद्दे आज के मनी सेंट्रल का हिस्सा हैं। लेकिन जीडीपी पर चर्चा शुरू करें उससे पहले चावल से जुड़ी एक जरूरी खबर। इस साल देश में धान के रकबे में आई कमी के बावजूद सरकार ने अधिक चावल खरीद का लक्ष्य रखा है। जी हां, खरीफ मार्केटिंग वर्ष 2022-23 के दौरान 518 लाख टन चावल खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जबकि इससे पहले के साल में अगर आप देखें, यानी कि मार्केटिंग सीजन 2021-22 के दौरान अगर आप देखें तो 509 लाख टन चावल खरीद की बात हुई थी, चावल खरीद का लक्ष्य रखा गया था। इस बीच सरकार ने यह भी संकेत दिए हैं कि चावल के निर्यात पर कोई पाबंदी लगाई जाएगी, ऐसी कोई योजना नहीं है। इसका कोई संकेत अभी तक सरकार ने नहीं दिया। सर, तीन चीजें एक साथ हुई। पहली बात यह, सरकार ने लक्ष्य बढ़ाया चावल को खरीदने का। दूसरी बात यह, हम लगातार बताते चले आ रहे हैं दर्शकों को कि चावल का रकबा घटा है, दूसरा संकेत। और तीसरा संकेत, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चावल के आयात को लेकर देश अपनी अपनी तरह से कदम उठा रहे हैं। ये तीनों संकेत क्या बन रहे हैं, क्या कॉकटेल बन रहा है? आपको लगता है चावल की कीमतों में तेजी के संकेत हैं? शुभम, मनी सेंट्रल में आप सारे दर्शकों का स्वागत है। और जीडीपी पर हम चर्चा करें उससे पहले हम अपनी थाली की चिंता कर लें और ये समझ लें कि क्या परिस्थिति है। तीनों परिस्थितियां चावल के बाजार में मांग और आपूर्ति का संतुलन बिगड़ने की तरफ इशारा कर रही हैं। सरकार आमतौर पर हर साल की तरह अपने खरीद लक्ष्य को ज़्यादा रखना चाहती है, बावजूद इसके कि खरीफ की बुवाई कम रही है, यानी बाजार में चावल की आपूर्ति या धान की आपूर्ति पिछले साल से कम होने की संभावना है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये कि सरकार पर यह दबाव है, जिस पर हम जानने की कोशिश करेंगे अभी थोड़ी देर में, कि क्या सरकार जो मुफ्त अनाज की स्कीम है उसे सितंबर के बाद बढ़ाएगी कि नहीं बढ़ाएगी। और तीसरी बात निर्यात की। हम शुरुआत करते हैं निर्यात से, समझने की कोशिश करते हैं। बांग्लादेश को चावल की जरूरत है। उसने अभी हाल में ही भारत से चावल की खरीद का एक करार किया है और बांग्लादेश ने अपने यहाँ इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी है। सरकार ने कहा है कि वो फिलहाल चावल के निर्यात पर रोक नहीं लगाएगी, टूटे चावल के निर्यात पर भी रोक नहीं लगाएगी, जिस पर हमने विस्तार से चर्चा की थी पिछली बार की ब्रोकन राइस का एक्सपोर्ट भारत से होता है और इसकी मांग भी होती है। तो इसका मतलब है कि फिलहाल अगर हम आज की परिस्थिति में माने तो सरकार चावल के बाजार में आपूर्ति बढ़ाने की दृष्टि से कोई बड़ा हस्तक्षेप करने नहीं जा रही है। आप मांग और आपूर्ति की स्थिति, बाजार में धान की सप्लाई या चावल की सप्लाई और मांग की परिस्थिति वैसी ही रहने वाली है। तो यदि निर्यात बढ़ता रहा, बांग्लादेश में निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए बांग्लादेश वियतनाम से भी चावल खरीद रहा और चीन में भी आर्थिक परिस्थितियां थोड़ी चुनौतीपूर्ण है कृषि की दृष्टि से, तो अगर निर्यात बढ़ता रहा तो बाजार में चावल की कीमतों पर दबाव बढ़ेगा। दूसरा दबाव शुभम इस बात से भी बढ़ेगा कि सरकार अपना लक्ष्य कम नहीं करना चाहती, यानी सरकार बड़े एग्रेसिव ढंग से बाजार में खरीद के लिए आएगी। हालांकि गेहूं के मामले में हमने ये देखा था कि सरकार ने बहुत आक्रामक ढंग से खरीद की कोशिश की थी, पर खरीद नहीं हुई थी। हमें ध्यान रखना जरूरी है कि बाजार में एमएसपी से ऊपर चावल की कीमतें पहले ही पहुंच चुकी हैं और यही स्थिति में गेहूं की परिस्थिति में देखी थी। और तीसरा और सबसे बड़ा सवाल, जिस पर वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने पूछे जाने पर भी इस बात का जवाब नहीं दिया, पर उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि क्या जो मुफ्त अनाज की स्कीम सरकार चला रही है उसे 30 सितंबर के बाद बढ़ाया जाएगा कि नहीं बढ़ाया जाएगा। जो पिछली बढ़ोतरी या पिछली समय सीमा तय की गई थी वो 30 सितंबर की थी। इसके तहत सरकार 5 किलोग्राम अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट गरीबों को मुफ्त तौर पर देती है और इसका करीब बजट पिछले 2 साल में 2.6 लाख करोड़ रुपए के आसपास का बजट है। अब यदि बाजार में उसी तरह से अनाज की सप्लाई जारी रहे, बाजार में अगर मुफ्त अनाज की स्कीम उसी गति से चलती रहती है, सरकार इसे वापस नहीं लेती, क्योंकि राजनीतिक रूप से एक दुविधा बड़ा भरा फैसला होगा। देश से अनाज का निर्यात या चावल का निर्यात उसी तरह से चलता रहता और आपूर्ति कम होती है, तो फिर हमें बाजार में चावल की कीमतों पर दबाव बढ़ने का खतरा दिखाई दे रहा है।
इस बीच सरकार चावल के साथ साथ दालों की भी चिंता कर रही है। दाल की महंगाई को काबू करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को चने की सप्लाई करने का फैसला किया है। राज्यों को 8 रुपए प्रति किलो के डिस्काउंट पर चने की सप्लाई होगी। केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को कुल 15 लाख टन चने की सप्लाई की जाएगी। सरकार ने इस साल किसानों से तुअर, उड़द और मसूर की खरीद बढ़ाने की भी मंजूरी दी है। पहले उपज का 25% हिस्सा खरीद की मंजूरी थी, जिसे बढ़ाकर अब 40% कर दिया गया है। ये सब कुछ सरकार दरअसल जो हाल के दिनों में उड़द और अरहर की कीमतों में तेजी देखने को मिली थी, ये कीमतें ज़्यादा ना भड़क जाएं, ज़्यादा ना हो जाएं, इस वजह से सरकार ने ये सारे कदम उठाए हैं। अब आज दिन की सबसे बड़ी खबर का विश्लेषण जीडीपी के आंकड़ों का। हुआ ये कि बुधवार को केंद्र सरकार की तरफ से जून तिमाही के जीडीपी ग्रोथ आंकड़े जारी किए गए। आंकड़ों में पता चला कि जून तिमाही के दौरान जीडीपी ग्रोथ में 13.5% यानी 13.5% की बढ़ोतरी हुई है, जो अनुमान से कम है। अनुमान 15% तक थे, 14.5-15% के अनुमान थे। हालांकि दहाई के अंक से ज्यादा की ग्रोथ की जो वजह अभी भी है वो पिछले साल का छोटा बेस है। 2021-22 की जून तिमाही के दौरान कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप था, लॉकडाउन लगे हुए थे। इस वजह से पिछले साल जून तिमाही में कुल जीडीपी जो था, अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में आप देखें तो 32.46 लाख करोड़ रुपए का था। इस साल जून तिमाही में जो जीडीपी हुआ है वो 36 लाख करोड़ से ज्यादा का 36.85 लाख करोड़ का जीडीपी है। तो अगर आप ग्रोथ के हिसाब से देखें तो ये 13.5% है। लेकिन ये उन दिनों की बात है जब लॉकडाउन लगा था, जब गतिविधियां आर्थिक नहीं हो रही थी। अब इससे पहले वाला साल देखो आप, 19-20 देखो, जब सब कुछ सामान्य था, तब कैसे थी? तब जून की तिमाही 19-20 में अगर अब की ग्रोथ आंकी जाए तो सिर्फ 3% की है, 3.3%। अगर हम अच्छे दिनों से अच्छे दिनों की तुलना करें तो उस समय 35.67 लाख करोड़ की जीडीपी दर्ज की गई थी। सर 3 साल हमने देखे, 19-20 को आप देखिए, अगर 20-21 को देखिए और अब 21-22 की, अब 2023 की पहली तिमाही के नंबर हमारे सामने आ गए। क्या बताती है ये पिछले 3 साल की ट्रेजेक्टरी, हम कहाँ खड़े हैं, रिकवरी कितनी मजबूत है? जीडीपी का इस तिमाही का आंकड़ा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अगले 6 महीने और उसके अगले साल के लिए सबसे महत्वपूर्ण था। हम इसका संदर्भ समझें तो हमें समझ में आएगा, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले साल से पूरी तरह खुल चुकी थी लॉकडाउन के बाद, और हमें ये उम्मीद थी कि बाद की जो 2 तिमाही हैं पिछले वित्त वर्ष की, यानी अप्रैल मई जून के बाद से जुलाई अगस्त सितंबर, और उसके बाद की 2 तिमाही हैं, उसमें जो रिकवरी है वो रिकवरी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इस तिमाही में आ जाएगी। ये आंकड़ा इसलिए भी और ज़्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद अगले साल तक पिछले साल की तुलना में, जिस बेस इफेक्ट की बात शुभ हम कर रहे हैं कि पिछले साल अगर विकास दर कम या ज़्यादा होती तो उस तुलनात्मक तौर पर अगले साल की विकास दर पर उसका असर पड़ता है, वो भी खत्म होने वाला था। अब ये ट्रेजेक्टरी में 2 चीज़ें बता रही कि भारतीय अर्थव्यवस्था औसतन 3.3% के आधार पर बढ़ी है। प्रत्यक्ष रूप से अगर आप देखो तो इस भारत की महंगाई दर इसकी 2 गुनी रही है, यानी लोगों की कमाई कोविड शुरुआत के पहले से लेकर कोविड से निकलने तक, यानी इस पूरे सफर के दौरान औसतन पूरे देश में, अगर देश को आप एक व्यक्ति माने तो उसकी कमाई केवल 3.3% बढ़ी है। लेकिन इस दौरान अगर आप भारत में महंगाई की दर को देखें तो उनकी जिंदगी जीने की लागत में कई गुना ज्यादा 6-7% की बढ़ोतरी हुई है मोटे तौर पर, अगर आप एक व्यक्ति हैं और आप जीडीपी के तौर पर हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि भारतीय अर्थव्यवस्था का यहां से जो अगला चरण है वो टेलविंड्स का चरण है, जिसमें वो टेलविंड्स खत्म हो रही हैं और हेडविंड्स का चरण है, यानी आने वाले समय में अब नई चुनौतियां सामने आएंगी। भारतीय अर्थव्यवस्था में जितनी कोशिशें सस्ते कर्ज को लेकर, मांग बढ़ाने को लेकर, बाकी चीज़ों को लेकर की गई, उनका असर हमें इस तिमाही में दिखना चाहिए था। और ये माना जा रहा है कि इस तिमाही की आर्थिक विकास दर, जिसने चौंकाया है पिछली बार की तुलना में, क्योंकि पिछली बार की तुलना में ये माना जा रहा था कि कम से कम 15% के आसपास रहेंगी, और शुभम इसका असर हमें अगले 2-3 महीने तक और उसके बाद फिर इस वर्ष की कुल विकास दर में दिखाई देगा। यहां कई सारी एजेंसियां सरकार की या तो अति उत्साहवर्धक आंकड़े पेश करते हुए पाई गई, या वो सही ढंग से अर्थव्यवस्था का मिजाज नहीं समझ पाई। रिजर्व बैंक ने इस तिमाही में 16.2% की आर्थिक विकास दर का आकलन किया था। सारी दुनिया की बड़ी एजेंसियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कम से कम 14 से 15% का आकलन किया था। अब जैसे ही कल आंकड़े आए हैं, हम तेजी से सबके अनुमानों में गिरावट और कटौती देख रहे हैं। मूडीज ने भारत की आर्थिक विकास दर का आकलन घटाया है, CLSA ने घटाया और बाकी लोगों ने घटाया है। तो अब इसका मतलब यह है कि अगर हम मुख्य रूप से समझें कि भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड से बीमार थी, और जब सब कुछ खुला और उससे जिस रफ्तार से दौड़ने की उम्मीद इस तिमाही में की गई थी, उस रफ्तार से दौड़ती नहीं दिखाई दे रही। कई सारी जो ढांचागत स्ट्रक्चरल कमजोरियां हैं वो सामने आ गई हैं, और इस
बात की आशंका, इस बात की चिंता पिछली तिमाही से शुरू हो गई थी कि क्या हम, ये आखिरी तिमाही थी जहां हम सारी ताकत भारतीय अर्थव्यवस्था झोंक सकती थी अपने आप को तेजी से आगे ले जाने में। क्योंकि अगर ये एक किस्म की रेस होती है शुभम, जो एथलेटिक्स में होती है, अगर पहली तिमाही में तेज दौड़ जाती भारतीय अर्थव्यवस्था तो अगली 2 तिमाहियों में जब गिरावट होती तो उसे हम बेहतर ढंग से एडजस्ट कर सकते। तो अब यहां से इस अर्थव्यवस्था, इस साल के विकास के सारे आकलनों में हमें बदलाव दिखाई देगा। सर, खपत की बात की जाए, क्योंकि जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा वो है जो हम और आप खर्च करते हैं, खपत के आंकड़े क्या बता रहे हैं? खपत के आंकड़े अगर आप 3 साल का पूरा आंकड़ा पिछले साल की तुलना में देखें तो आपको बढ़ोतरी दिखाई देगी। लेकिन भारत में आमतौर पर जो प्राइवेट कंजम्पशन की ग्रोथ रेट है उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव हमें नहीं दिखाई देता, इसलिए ये नंबर्स हमें थोड़ा निराश करते हैं। भारत में कुल खपत की बढ़ोतरी लगभग 10% के आसपास दिखाई देती है अगर आप 3 साल में देखें, और यहीं पर वो महंगाई का असर हमें दिखाई देता है। और एक और चीज़ यह महत्वपूर्ण बात है कि खपत की दृष्टि से अगर आप देखो तो भारत की जीडीपी में शुभम कांस्टेंट प्राइस पर और करंट प्राइस के बीच में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। ऑलमोस्ट कांस्टेंट प्राइस पर यानी स्थायी मूल्यों पर जीडीपी की गणना 2 मूल्यों पर होती है। एक किसी साल के मूल्य को आधार बनाकर पूरे उत्पादन की कीमत निकाली जाती है और एक मौजूदा दरों पर निकाली जाती है। लगभग 2 गुने का फर्क है। यानी अगर भारत की जीडीपी को महंगाई के साथ जोड़कर देखा जाए तो 26% की रफ्तार से इस तिमाही में बढ़ा, लगभग 26-26.5% की, और अगर आप स्थायी मूल्यों पर देखें तो 13% पर दिखता है। और यह फर्क हमें बताता है कि खपत खर्च में बढ़ोतरी नहीं हुई है। भारत के खपत खर्च में जो बढ़ोतरी है वो 10% के 3 साल की बढ़ोतरी जो है वो 10% के रेंज में रही, और यही वो वजह है जिसने भारत की आर्थिक विकास दर को इस तिमाही में तेजी से आगे बढ़ने नहीं दिया। ये नंबर्स हमें इसलिए भी और भी डिसअपॉइंट करते हैं क्योंकि इन नंबर्स के पहले भारतीय अर्थव्यवस्था में महंगाई शुरू हो चुकी थी और अब आने वाले समय में महंगाई की संभावना आगे और दिखाई देती है। सेक्टोरल लेवल पर हम देखें तो मिलीजुली तस्वीर है, लेकिन हम अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर विस्तार से चीज़ों में सही आंकड़ा इसलिए नहीं पा सकते क्योंकि इसमें बड़ा हिस्सा हमें कोविड के दौरान के लॉकडाउन का, बंदी का दिखाई देता है। पर कृषि की विकास दर कुल मिलाकर पिछले 3 सालों में सबसे बड़ा सपोर्ट रही है अर्थव्यवस्था के लिए, ऐसा आंकड़ा बताते हैं। सर, रिकवरी के जो आंकड़े हमारे सामने 3-3.5% की आपने औसत विकास दर बताई, आगे का परिदृश्य अब क्या मिल रहा है? आने वाले 1 महीने, 6 महीने, 1 साल की स्थिति क्या बनती दिख रही है? जैसा हमने शुरुआत में हम लोगों ने चर्चा में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आखिरी छलांग थी जो छलांग इस तिमाही में लगाई जा सकती थी। अब यहाँ से 3-4 बड़ी चुनौतियाँ शुरू होती हैं, या मान के चलें कि आप चढ़ाई शुरू होती है। यहाँ से निकल कर आप जैसे कोई व्यक्ति गड्ढे में गिरा हो और वो निकल कर पूरी ताकत से ऊपर आए और छलांग मारकर वो 1-2 सीढ़ी चढ़ सके और उसके बाद फिर चढ़ाई शुरू होती है। अब यहाँ से 2 बड़ी चढ़ाइयाँ शुरू होती। एक चढ़ाई तो शुरू होती कि जितनी ताकत अर्थव्यवस्था ने अपने आप को गड्ढे से निकालने में खर्च कर दी है, उसके बाद जो शक्ति है, और शक्ति जब हम कहें तो शक्ति का अर्थ होता है खर्च करने की शक्ति होता है अर्थव्यवस्था में सस्ती ब्याज दरों की शक्ति, बाकी सारी ताकतें धीमे धीमे कमजोर पड़ रही हैं। महंगाई के कारण रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी शुरू कर दी है, जिसका असर हमें आने वाले 3-4 महीनों में दिखाई देगा। तो जो आपको क्रेडिट की ग्रोथ रेट या बाकी आंकड़े में दिखते हैं, उन आंकड़ों में अब बदलाव होना शुरू होगा। दूसरी चीज है कि जब हम अर्थव्यवस्था में पेंटअप डिमांड जिसके कारण हमें एक तेज बाउंस बैक की उम्मीद थी वो अभी नहीं देख रहे हैं, तो महंगाई की दर आगे बढ़ने के कारण आने वाले समय में डिमांड में और ज़्यादा कमी की संभावना दिखाई देगी। और तीसरी और महत्वपूर्ण चीज़ है कि सरकार के पास भी अब खर्च को एक सीमा से अधिक बढ़ाने की गुंजाइश नहीं दिखाई देती, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के बजटों पर पिछले साल कोविड से उबरने के दौरान खर्च का बड़ा बोझ पड़ चुका है। कर्ज रिकॉर्ड लेवल पर राज्यों ने कर्ज लिया, रिकॉर्ड लेवल पर केंद्र ने कर्ज लिया। टैक्स बढ़ाने की गुंजाइश एक सीमा से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उसका असर महंगाई पर दिखाई देगा। और इसलिए जहां अब बहस शुरू होगी और निगाहें इस बात पर होंगी कि क्या शुभम इस साल भारत की अर्थव्यवस्था 7% की विकास दर भी हासिल कर पाएगी या उससे नीचे रह जाएगी। और अगर भारत की अर्थव्यवस्था इस साल पूरे साल के दौरान 7% से कम की विकास दर हासिल करती है, तो फिर यह कुल मिलाकर एक स्टैगफ्लेशन की जैसी स्थिति दिखाई देगी हमें भारतीय अर्थव्यवस्था में, क्योंकि महंगाई की दर तो 6.5% के आसपास रहनी ही रहनी है, ऐसा माना जा रहा है आरबीआई के हिसाब से 6 से 6.5% के आसपास रहनी। तो क्या भारत उस स्टैगफ्लेशन की जकड़ में तो नहीं फंस जाएगा जाके? पहली चिंता इस साल के बारे में ही है। और इससे ज़्यादा बड़ी चुनौती अगले साल को लेकर है। अगले साल के जो आकलन आ रहे हैं वो सब 6% के हैं, 5.44% के, 5.6% के, यानी जो भी हमें बेस इफेक्ट के और बाकी चीज़ों के असर दिखते हैं वो इस साल खत्म हो जाएंगे। अगले साल वास्तविक रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था अब उस सिचुएशन में होगी जहां से उसे अपनी रफ्तार आगे शुरू करनी होगी। तो महंगाई
महंगा कर्ज और घटती मांग, ये 3 बड़ी चीजें हैं जहां सरकार को बड़े पैमाने पर रणनीति के साथ इंटरवेंशन करना होगा, क्योंकि 7% की आर्थिक विकास दर पिछली 2 मंदियों के हिसाब से वैसे भी पर्याप्त नहीं है, पर उससे नीचे रहना और भी चुनौती की बात है। सर, इन सारे आंकड़ों की रोशनी में, जीडीपी की रोशनी में अगर हम देखें तो मुद्रा यानी कि रुपया, आपको क्या लगता है इसकी दिशा कैसी बनती दिखती है? 80 का लेवल एक ऐसा लेवल है जब जब वहां जाता है आरबीआई खड़ा हो जाता है, ऐसा लगता है 80 के ऊपर नहीं निकलने दिया जाएगा, या आपको लगता है अब रोके बात नहीं रुकेगी, जीडीपी अगर कमजोर हो रही तो अब 81-82 के लेवल भी दिखेंगे? रुपए के तार बहुत सारी चीजों से जुड़े हैं। रुपए के तार भारत में विदेशी मुद्रा की आवक से जुड़े हुए हैं। रिजर्व बैंक एक सीमा से अधिक निवेश कर पाएगा और डॉलर को बचाने की, रुपए को बचाने की कोशिश करेगा। हम उसके असर के तौर पर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार गिरावट देख रहे हैं। पिछली बार भी हमने मनी सेंट्रल में इस बात पर चर्चा की थी। अब 2 तरीके के आकलन मिल रहे हैं। अगर रिजर्व बैंक बहुत ताकत लगाता है तब भी रुपया 79 और 80 के आसपास रहेगा, इससे ऊपर नहीं जा सकता। और अगर रिजर्व बैंक रुपए को खिसकने देता है, अपनी गति से नीचे गिरने लगता है, तो 81 और 82 के आसपास के, 80-81 के आसपास के लेवल बाजार में मिलने लगे हैं। दुविधा यह है कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में जिस तरीके के तेज बदलाव हो रहे हैं, खासतौर से कच्चे तेल की कीमतों में जो हमें बड़ी वॉलेटिलिटी दिखाई दे रही, जहां पर हम एक बड़ी रेंज में चीज़ें मूव करती देख रहे हैं, वहां भारत के लिए इंपोर्ट्स महंगे होने का खतरा और ज़्यादा है। तो अगर रिजर्व बैंक बाजार में एक सीमा से अधिक दखल करता रहेगा और विदेशी मुद्रा भंडार में कमी होती रहेगी, तो उसका हमको मनोवैज्ञानिक प्रभाव रुपए की कीमत पर दिखाई देगा। मैक्रो इकोनॉमी की दृष्टि से देखें, अगर आप भारत की व्यापक अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें, तो अब तस्वीरें काफ़ी हद तक बाजार के अलग अलग निवेशकों के सामने, चाहे वो स्टॉक मार्केट के निवेशक हों या बॉन्ड मार्केट के निवेशक हों, उनके सामने काफ़ी हद तक साफ हो चुकी हैं कि मैक्रो इकोनॉमी की दृष्टि से भारत लगभग दुनिया की बाकी सारी अर्थव्यवस्थाओं की राह पर चल रहा है। कुछ ज़्यादा गिरेंगी, कुछ कम गिरेंगी, पर भारत मूलतः उसी गति में है जहाँ पर हम मंदी से उबरने के बाद या कोविड के स्लोडाउन से उबरने के बाद बहुत धीमे धीमे ढंग से अब रफ्तार ले पाएंगे। बहुत तेज उछाल हमें भारत की अर्थव्यवस्था में नहीं दिखाई देगी और इसका असर हमें रुपए की कीमत पर दिखाई देगा। अब निगाह इस बात पर रखनी कि भारत के शेयर बाजार कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। आज प्रतिक्रिया अच्छी नहीं रही बाजारों की। बिल्कुल, ये बात हुई देश की। अब चलिए राज्यों की स्थिति। राज्यों के स्तर पर भी कुछ नई जानकारियां सामने आ रही हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए एनएसओ के प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े देखें तो देश में लोगों के जीवन जीने की औसत स्तर में कमी आई है। जी हाँ, कई राज्य तो ऐसे हैं जहां पर जीवन जीने का औसत स्तर राष्ट्रीय स्तर से बहुत नीचे है। पिछले साल कोरोना की वजह से कई राज्यों में कारोबारी गतिविधियां प्रभावित हुई थी, लॉकडाउन लगे थे, जिस वजह से प्रति व्यक्ति आय पर असर पड़ा है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने 21 राज्यों के आंकड़ों के आकलन करके ये जानकारी दी है। हालांकि उन राज्यों में महाराष्ट्र और गुजरात शामिल नहीं है। सर, राज्यों के ये आंकड़े क्या तस्वीर दिखाते हैं? राज्यों के इन आंकड़ों को हमें अर्थव्यवस्था में सामान्य रूप से जो सुस्ती हमें 2017-18 के बाद देखने लगी थी, उसका भी असर देखना चाहिए। पर कोविड का असर देश की सारी अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ा और राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं पर और करीब पड़ा। जो जितना नीचे के स्तर पर होता है अर्थव्यवस्था के पिरामिड में, उस पर उतना ज़्यादा गहरा असर पड़ता है। तो आंकड़े बता रहे हैं कि जो रिकवरी आई है इकोनॉमी में, शुभम, अर्थव्यवस्था से लॉकडाउन हटने के बाद, वो बड़ी असंतुलित और असमान है पूरे भारत में। इसीलिए हमने इन आंकड़ों पर आज चर्चा का विषय रखा, क्योंकि अगर आप 13.5% की भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट में रिकवरी को देख रहे हैं, तो बिल्कुल पूरे देश में एक समान रिकवरी नहीं है। और वो रिकवरी जो 2020-21 में भी आई और 21-22 में भी हमने देखी भारतीय अर्थव्यवस्था में, उसका असर सारे देश की अर्थव्यवस्थाओं पर एक जैसा नहीं दिखाई दिया। बल्कि उस 2 साल की मंदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्यों के बीच जो अंतर्राज्यीय असमानताएं उन्हें बढ़ा दिया। अब जैसे आप एक आंकड़ा देखें कि भारत के पूरे देश की पर कैपिटा इनकम में जो कमी आई 2020 में, वो 2.9% की थी। टोटल कमी हमें दिखाई दी। लेकिन उत्तर प्रदेश, केरल, मेघालय, उत्तराखंड, झारखंड, पंजाब जैसे राज्यों की पर कैपिटा इनकम में कमी इससे बहुत ज़्यादा थी। यानी जब अर्थव्यवस्था मंदी के दौर में जा रही थी, तो दिल्ली और पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक एक रफ्तार से गड्ढे में नहीं गिर रहे थे। अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं अलग अलग तरीके से गड्ढे में गिर रही थी। उत्तर प्रदेश में की जो औसत विकास दर थी, वो लगभग 2.5% पर एनुअल पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ रेट रही। तो ये आंकड़ा हमें 2013 से 2022 के बीच की भी पूरी तस्वीर बताता है।
जिसमें भारत की नेशनल इनकम करीब 3.8% की दृष्टि से बढ़ी। इसमें कोविड वाले साल भी शामिल हैं जब गिरावट आई थी। पर अगर आप 2013 से 2022 का लंबा परिदृश्य देखें, लगभग 9 साल का परिदृश्य देखें, तो इस 9 साल के परिदृश्य में भारत की में प्रति व्यक्ति आय, जीडीपी को बांट दिया जाए अगर लोगों की कमाई में, तो कितनी आय होती है उसे हम प्रति व्यक्ति आय मानते हैं उसे वो 3.8% की दर से बढ़ रही थी। लेकिन उसमें उत्तर प्रदेश की, मेघालय की, झारखंड की, पंजाब की, इनकी, उत्तराखंड की, केरल की, इनकी विकास दर कम थी। अब यहाँ से एक महत्वपूर्ण आंकड़ा इस तथ्य से हमें समझ में आता है कि पहली चीज तो जब मंदी में सब टूटे तो एक साथ टूटे, पर जब राज्यों ने उभरना शुरू किया तो सब एक साथ नहीं उभरे। और जब हम आज भारतीय अर्थव्यवस्था के टॉप मैक्रो पिक्चर के उभरने की बात कर रहे हैं तो हमें गंभीरता से समझना होगा कि इस उभरने के बाद जो आने वाले समय में चुनौतियां हैं, महंगाई की, महंगे कर्ज की, या आर्थिक विकास दर में सुस्ती या गिरावट की, वो उन राज्यों को और ज्यादा प्रभावित करेंगी जो इस रिकवरी में पीछे रह गए थे, जो उस मंदी से उभरने की प्रक्रिया में पीछे रह गए। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो एक नंबर नहीं, वो 29 राज्यों का नंबर है। और 29 राज्यों में अलग अलग स्थानीय अर्थव्यवस्थाएं कैसे काम करती हैं और वो मंदी से कैसे उभर रही, इस बात पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है, ना कि इस पर कि हम देश की बड़ी तस्वीर देखकर अंदाज लगा लें कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कैसे बदलाव हो रहे हैं। चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। दुनिया भर में आर्थिक मंदी की आशंका गहराती जा रही है। महंगाई में हो रही बढ़ोतरी और उसे काबू करने के लिए महंगा होता कर्ज मंदी की आशंकाओं को और हवा दे रहे हैं। यूरोप, अमेरिका और भारत सहित दुनिया के कई देशों में महंगाई सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। आर्थिक मंदी की गहराती आशंका की वजह से कच्चे तेल के भाव पर दबाव बना हुआ है। ब्रेंट क्रूड का भाव $94 के नीचे आ चुका है, जबकि WTI क्रूड $88 के नीचे। सर, कच्चे तेल की कीमतों में अगर हम देखें तो लंबे समय बाद $100 के ऊपर निकली थी कीमतें, लेकिन वो जितनी तेज निकली उससे दुगनी तेजी से नीचे फिर आ गई। अब $93-94 का स्तर है। 100 के ऊपर टिक क्यों नहीं पा रहा है अब कच्चा तेल? 2-3 महत्वपूर्ण चीजें कच्चे तेल की कीमतों पे दबाव के तौर पर दिखाई दे रही है। हालांकि 100 के ऊपर कच्चा तेल होना नहीं चाहिए। स्वाभाविक रूप से कच्चे तेल की जो सहनीय कीमत है दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के लिए, कंज्यूमर इकोनॉमीज के लिए, प्रोड्यूसर इकोनॉमीज के लिए नहीं, वो $60-70 पर बैरल के आसपास है। और वही उचित स्तर है जहां कच्चे तेल की कीमत होनी चाहिए। लेकिन चूंकि हम पिछले काफी समय से कीमतों को $90 से ऊपर देख रहे हैं, तो हमारा सारा फोकस $100 के ऊपर हो जाता है कि $100 के ऊपर तेल कब तक रहेगा। 3 बड़े दबाव हमें कच्चे तेल की कीमतों पर फिलहाल पिछले 48 घंटों में दिखाई दिए। सबसे पहला और बड़ा दबाव दिखाई दिया यूरोप में इन्फ्लेशन का रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचना 9% के आसपास। उसके बाद यूरोपियन कमर्शियल बैंक पर दबाव है। बहुत मुश्किल से यूरोपियन कमर्शियल बैंक ब्याज दरें बढ़ाने को तैयार हुआ है। ब्याज दरें बढ़ाने की प्रक्रिया में सबसे पीछे रहने वाला बैंक है ECB, क्योंकि यूरोप की अर्थव्यवस्था लंबे समय से समस्याओं में और मंदी में है, तो वहां कर्ज सस्ता रखने का आग्रह सबसे ज्यादा रहा है। और चूंकि वहाँ गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव है। कई सारे देशों ने अपने यहाँ महंगाई को कम करने के लिए, गैस की कीमतों के लिए नई क्षमताएं बनाने के लिए टैक्सेस भी लगाए हैं। इसलिए यूरोप के मंदी में धंसने की संभावना सबसे ज़्यादा है। हम लोग विस्तार से इस पर चर्चा कर चुके हैं कि अगर आप 100 के स्केल पर माने तो जर्मनी और फ्रांस और यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं 60 से 70% मंदी के करीब खड़ी है। तो इसका असर हमें दिखाई दिया। आमतौर पर यूरोप की अर्थव्यवस्था में मंदी का असर तेल की कीमत बाजार पर नहीं दिखता, क्योंकि जब तक रूस से आपूर्ति आ रही थी। लेकिन अब यूरोप तेल और गैस की आपूर्ति के लिए फिर मध्य पूर्व पर या ओपेक देशों पर निर्भर है। इसलिए वहाँ मंदी की संभावना के कारण तेल की मांग टूटने का खतरा दिखाई दिया। दूसरी जो चुनौती आई वो चाइना से आई। चीन ने शेंजन, गुआंगजू, डैलियान जैसे शहरों में फिर लोगों को बंद कर दिया है कोविड के कारण। कोविड का नया प्रकोप आया है और इसके कारण ये जो प्रमुख शहर हैं, जो लगातार पिछले 2 साल से रहकर कोविड की अलग अलग लहरों का सामना कर रहे हैं, उत्पादन में गिरावट हो रही है, कामकाज बंद हो रहे हैं। इससे ऊपर चीन की अर्थव्यवस्था में सूखे का असर है, पानी की कमी का असर है और बिजली की कमी है, जिसके कारण उत्पादन कम हो रहा है। यानी चीन की अर्थव्यवस्था में जो मंदी की संभावना है, इसका सीधा साइकोलॉजिकल या मनोवैज्ञानिक असर हमें कच्चे तेल की कीमतों पर दिखाई दिया है। और तीसरा और महत्वपूर्ण फैक्टर यह है कि ओपेक के देश पिछले 2-3 दिनों में, 4 दिनों में इस बात का संकेत तो दे चुके हैं कि वो कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती करेंगे, लेकिन उन्होंने भी ऐसा नहीं किया है। अगले हफ्ते शायद ओपेक देशों की बैठक है, लेकिन अगर कीमतें $95 और $94 के आसपास रहती हैं तो इस बात के पूरे आसार हैं कि ओपेक देश उत्पादन में कटौती करके कीमतों को वापस ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। इस बात की संभावना है। दुनिया भर में बढ़ती महंगाई और मंदी की आशंका के बावजूद गोल्ड की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। ये
लगभग जनरली ऐसा होता नहीं है, महंगाई की बात हो, मंदी की बात हो तो सोना चमकता है, लेकिन इस समय ऐसा नहीं हो रहा है। गुरुवार को घरेलू और विदेशी बाजार में गोल्ड का भाव 6 हफ्ते के निचले स्तर पर देखा गया। विदेशी बाजार में सोने का भाव $1713 प्रति औंस के स्तर पर है, जबकि घरेलू बाजार MCX पर भाव 50,051 रुपये प्रति 10 ग्राम आ गया। सर, सोने को किसकी नज़र लग गई? सोना अपनी पूरे स्वभाव से अलग चल रहा है, बल्कि बाजार में इस बात की चर्चा अब इस बात है कि क्या $1700 से नीचे चला जाएगा सोना, क्योंकि जो सबसे बड़ी आशंका है, सबसे बड़ा निचला लेवल है सोने के मामले में। आमतौर पर पारंपरिक रूप से मानते हैं कि जब मंदी होती है, संकट होता है, शेयर बाजारों से पैसा निकलता है तो सोने की कीमतों में बढ़ोतरी होती है। लेकिन एक बड़ी चुनौती, एक बड़ा कॉम्पिटिटर सोने के बाजार में आकर खड़ा हो गया, और वो सोने से ज़्यादा सुरक्षित है और सोने से ज़्यादा सुरक्षा की गारंटी दे रहा है, वो अमेरिकी डॉलर है। इसलिए पूरी दुनिया का निवेश अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने के साथ अमेरिकी डॉलर में जो डिनोमिनेटेड सिक्योरिटीज़ हैं उनकी तरफ जा रहा है। और चूंकि डॉलर और सोने को की पैरिटी मानी जाती है, हालांकि गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हुए काफ़ी लंबा अरसा बीत चुका है, लेकिन लोग सोने से पैसा निकालकर डॉलर में डालते हैं और डॉलर से पैसा निकालकर सोने में डालते हैं, इसलिए हमने सोने की कीमतों में गिरावट देखी है। दूसरा एक और महत्वपूर्ण बात है कि सोने के जो दो बड़े बाजार हैं, भारत और चीन, दोनों जगह कोविड के असर, इनकम लेवल्स में कमी, आय में गिरावट के कारण सोने की मांग में कमी की संभावना दिखाई दे रही है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने विस्तार से अपनी रिपोर्ट में कहा भी है कि भारतीय बाजार में सोने की मांग कम होगी। आमतौर पर यह चौंकाने वाली बात है कि भारतीय बाजार में सोने की मांग कम होगी, लेकिन इस बार सोने की मांग घटने की आशंका है। तो अगर ये डॉलर और मजबूत होता है, जिसका असर में दुनिया भर की मुद्राओं पर दिखाई देता है, और अब चूंकि पूरी तरह से लग रहा है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में 75 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी कर सकता है, यानी डॉलर में मजबूती की संभावना और है, तो फिर सोना अभी दबाव में रहेगा। लोगों की निगाहें इस बात पर हैं कि क्या सोना $1700 से नीचे भी जाएगा या नहीं जाएगा। अभी जब हम बातचीत कर रहे हैं तो सोना $1710 का निचला स्तर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में छू चुका है। अब देखिए मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट। आज की स्पेशल रिपोर्ट लेकर आए हैं आपको एल्यूमिनियम पर। एल्यूमिनियम से बना सामान खरीदना जेब पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि 6 महीने से लगातार घट रहे एल्यूमिनियम के भाव कभी भी यू टर्न ले सकते हैं। अनुमान है कि दुनिया भर में एल्यूमिनियम की मांग जोर पकड़ रही है, और जिस रफ्तार से मांग में ग्रोथ आई है, उस रफ्तार से सप्लाई नहीं बढ़ रही। ऊपर से भाव भी काफी नीचे आ चुके हैं, जो मांग को बढ़ाने में मददगार होगा। कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर प्रति किलो एल्यूमिनियम के लिए मार्च में भाव 325 रुपए के ऊपर चला गया था, जो अब घटकर 205 रुपए से भी नीचे है। रिसर्च एजेंसी क्रिसल का कहना है कि दुनिया भर में जिस तरह से इलेक्ट्रिक गाड़ियों, सोलर पैनल और अक्षय ऊर्जा की मांग बढ़ रही है, उसकी वजह से एल्यूमिनियम की मांग में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि इन सभी के उत्पादन के लिए एल्यूमिनियम की जरूरत पड़ेगी। इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट बताती है कि 2030 तक दुनिया भर में एल्यूमिनियम के सेमी फिनिश प्रोडक्ट की खपत 11.95 करोड़ टन तक पहुंच सकती है, जो 2020 में 8.62 करोड़ टन थी। और खपत बढ़ोतरी में सबसे ज्यादा योगदान ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिकल तथा कंस्ट्रक्शन सेक्टर का होगा। वहीं सप्लाई को देखें तो उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट के आंकड़े बताते हैं, पिछले साल की तुलना में इस साल जनवरी से जुलाई के दौरान दुनिया भर में प्राइमरी एल्यूमिनियम का उत्पादन सिर्फ 1 लाख टन बढ़ा है, और ये हाल तब है जब दुनिया भर में कोरोना को लेकर स्थिति में काफी सुधार हुआ है। उत्पादन को लेकर आगे भी स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार की उम्मीद नहीं है। क्रिसल का कहना है कि अगले 5 वर्षों के दौरान दुनिया भर में एल्यूमिनियम उत्पादन क्षमता में सिर्फ 30 से 40 लाख टन बढ़ोतरी की उम्मीद है, जबकि पिछले दशक के दौरान उत्पादन क्षमता 2 करोड़ टन बढ़ गई थी। ये तमाम रिपोर्ट और आंकड़े इस बात पर एक मत हैं कि आने वाले कुछ वर्षों के दौरान दुनिया भर में जिस रफ्तार से एल्यूमिनियम की मांग बढ़ने वाली है, उस रफ्तार से शायद उत्पादन ना बढ़े, और इसी वजह से इसकी कीमतें बढ़ने की आशंका है। यानी आपके किचन के एल्यूमिनियम के बर्तन से लेकर कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले एल्यूमिनियम तक सब कुछ महंगा हो सकता है। मनी 9 के लिए मनोज कुमार। देश की प्रमुख एयरलाइंस स्पाइस जेट की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। कंपनी के पहली तिमाही के नतीजे में घाटा बढ़कर 789 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि पिछले साल की चौथी तिमाही में घाटा 458 करोड़ रुपए था। कंपनी के CFO संजीव मेहता ने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। कंपनी के कर्मचारियों का दावा है कि हालत इतनी खराब है
कि कर्मचारियों को जुलाई महीने की सैलरी तक नहीं मिल पाई है और कई कर्मचारियों को उनके फॉर्म 16 यानी कि जो साल भर का लेखा जोखा मिलता है कंपनी की तरफ से वो भी नहीं मिला। हालांकि कंपनी की तरफ से ये दावा किया गया है कि ग्रेडेड फॉर्मेट में कर्मचारियों को सैलरी दी जा रही है। इन तमाम मुश्किलों के बीच डीजीसीए ने पेमेंट नहीं करने के एवज में बुधवार को कंपनी के 2 और बोइंग 737 जहाज को डी रजिस्टर कर दिया। अगस्त महीने में अब तक स्पाइसजेट के 6 विमानों को डी रजिस्टर किया जा चुका है। सर, स्पाइसजेट का संकट कितना गहरा है? स्पाइसजेट का संकट काफ़ी गहरा है। स्पाइसजेट के संकट की गहराई के 2-3 आयाम है। पहला आयाम तो ये कि जो अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखें तो स्पाइसजेट के घाटे में बढ़ोतरी हो रही है, जबकि बाजार में एविएशन का बाजार खुले हुए उड़ाने शुरू हुए एक अरसा बीत चुका है, 6-7 महीने हो चुके हैं, पर स्पाइसजेट का पूरा कामकाज कई और कारणों के कारण भी वास्तव पटरी पर नहीं आ रहा है। पिछले साल इसी तिमाही में जिस तिमाही के घाटे का जिक्र शुभम ने किया, उस तिमाही में 729 करोड़ का लॉस था जो बढ़कर 789 करोड़ हो गया है। एटीएफ की कीमतों में बढ़ोतरी एक बड़ा दबाव है स्पाइसजेट के ऊपर। हालांकि सरकार ने एटीएफ की कीमतों में आज भी कुछ कमी की है, लेकिन इस कंपनी की एविएशन कंपनी की बैलेंस शीट बुरी तरह बिगड़ चुकी है। दूसरी चीज है कि अभी स्पाइसजेट को तुरंत इस संकट से उबरने के लिए, जो संकट इस स्तर तक पहुंच गया है कि कंपनी के कर्मचारी वेतन न मिलने की शिकायत कर रहे हैं, उसके लिए शुभम करीब $200 मिलियन के फंड की जरूरत होगी, कर्ज की जरूरत होगी। लेकिन एविएशन सेक्टर को इस समय और स्पाइसजेट की आंतरिक स्थिति को देखते हुए बैंकर्स स्पाइसजेट को कर्ज देने में हिचक रहे हैं, ऐसी सूचनाएं बाजार में आ रही हैं। और दूसरा, मैनेजमेंट के लेवल के ऊपर, निवेशकों के लेवल के स्तर पर कई सारे विवादों ने पिछले 1-2 साल में स्पाइसजेट के पूरे प्रबंधन को हिलाया है और इसके बीच में कई टेक्निकल स्नैक, फ्लाइट्स का एयरक्राफ्ट्स का लैंड कराना, इनके बीच में स्पाइसजेट एक संकट की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है, खिसकती दिखाई दे रही है। और एविएशन कंपनियों के साथ भारत में कुछ माहौल अच्छा नहीं है। एक समय के बाद भारत में एविएशन कंपनियां संकट में आ ही जाती हैं। हमने लगातार देखा, बड़े ब्रांड भारत के हैं, क्योंकि वो एविएशन कंपनियां एक मंदी, ब्याज दरों में एक बढ़ोतरी, कच्चे तेल की कीमतों के कारण एटीएफ में की महंगाई झेल नहीं पाती हैं। और इसी की वजह से हमने आज स्पाइसजेट के शेयर बाजार में स्पाइसजेट के शेयर की कीमतों में भी तेज गिरावट देखी है। अब सारी निगाहें इस बात पर होंगी कि क्या स्पाइसजेट को कोई बैंकर नया कर्ज देने को तैयार होता है, और अगर बैंक को स्पाइसजेट को नया कर्ज देते हैं तभी ये घाटे पूरे करके और बाकी चुनौतियों को पूरा करके बाजार में स्पाइसजेट वापस उस तरह से खड़ी हो पाएगी। दबाव हम बाकी एविएशन कंपनियों की बैलेंस शीट पर भी दिख रहे हैं, लेकिन उन्होंने बढ़ती मांग के साथ, खुलते बाजार के साथ, यात्रियों के आवागमन के साथ धीमे धीमे अपने कामकाज को सुधारना शुरू किया है। अब बात श्रीलंका की। आर्थिक संकट में फंसे श्रीलंका को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ से राहत पैकेज मंजूर हो गया। आईएमएफ ने श्रीलंका को $2.9 अरब कर्ज देने का फैसला किया है। पिछले हफ्ते ही आईएमएफ की टीम श्रीलंका के दौरे पर गई थी और वहां की सरकार के साथ मुलाकात की थी। उम्मीद की जा रही है कि आईएमएफ के राहत पैकेज से श्रीलंका को आर्थिक संकट से निकलने में मदद मिलेगी। सर, किन शर्तों पर मिला ये कर्ज? श्रीलंका की शर्तों का हिसाब किताब थोड़ा बाकी देशों से अलग है। और पहली ये बात आमतौर पर आईएमएफ के पैकेजेस में कम हमें देखने को मिलती है। एक तो श्रीलंका का रिकॉर्ड आईएमएफ की शर्तें ना मानने का रहा है। श्रीलंका पिछली बार भी, जब पहली बार भी आईएमएफ से बेल आउट लेता रहा है तो वहाँ पर शर्तें नहीं मानी गई। इस बार आईएमएफ ने कर्ज देते समय स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात कही है, टैक्स बढ़ाने की बात कही। हमने देखा है कि वहाँ पर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई गई, महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर है, घाटे कम करने की बात कही है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात आईएमएफ ने इस बार श्रीलंका की सरकार के साथ इस कर्ज को देते हुए शर्त रखी है कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण किया जाएगा। राजनीतिक भ्रष्टाचार जो श्रीलंका को पूरी तरह खोखला कर चुका है, उसे सीमित करने की कोशिश की जाएगी, नहीं तो श्रीलंका की अर्थव्यवस्था का जो ग्रोथ पोटेंशियल है, यानी उसके संकट से उबरने की संभावना है, वो सीमित रह जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सुरक्षित होते हुए श्रीलंका को जो पैकेज दिया है उस पैकेज के साथ ये भी कहा है आईएमएफ ने कि अब श्रीलंका को जो बाकी मल्टीलेटरल पार्टनर्स हैं जहां से उसने कर्ज ले रखा है, उन्हें भी इस बात के लिए कन्विंस करना होगा कि वो डेट को रिस्ट्रक्चर करें, कर्ज को रिस्ट्रक्चर करें और श्रीलंका का कर्ज ऐसी स्थिति में आ जाए कि उसे मैनेज किया जा सके और फिनांसिंग की जो गैप्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को, देश को चलाने में, उन्हें पूरा किया जाए। आईएमएफ ने संकेतों में ये कहा है कि अगर बाकी कर्ज देने वाले लोग
मदद नहीं करते हैं श्रीलंका की, तो ये जो सहायता दी गई है इसका एक बड़ा हिस्सा उसी कर्ज को चुकाने में चला जाएगा और उसके बाद श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए, पुनः सक्रिय करने के लिए और उसे वापस मंदी से निकालकर बाहर लाने के लिए श्रीलंका के पास संसाधन नहीं बचेंगे। 48 महीने की ये एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी दी गई है एग्रीमेंट के तहत। इस 48 महीने में यानी लगभग 4 साल में श्रीलंका को अपनी अर्थव्यवस्था में बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, बड़े बदलाव करने होंगे और जिसके बदले उसे करीब करीब $2.9 बिलियन की सहायता मिलेगी। ये श्रीलंका का बेल आउट पैकेज है, पर श्रीलंका के लिए बड़ी राहत की बात है। देश की अर्थव्यवस्था में खाने तक की किल्लत थी, फूड प्राइसेस बढ़े हुए थे। इस मदद के आने के बाद श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में कम से कम कुछ तो चीज़ें सामान्य हो सकेंगी, जिसका इंतज़ार लंबे समय से किया जा रहा था। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए, तमाम खबरों पर विश्लेषण के लिए। चलते चलते आपको एक खास शो के बारे में बताता हूं। आज के जिस शो के बारे में आपको बता रहा हूं वो है बुरा ना मानो टैक्स है। क्या नया किया? विपुल सिंह ने इस बार बात की बलवंत जैन जी से। बात थी बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। बात ये थी कि अगर आपके घर में शादी है, कोई बर्थडे पार्टी है और उसमें आपको गिफ्ट्स मिले हैं या किसी भी अवसर पर आपको अगर गिफ्ट्स मिले, उन पर टैक्स कब लगता है, कितना लगता है, कौन दे तो लगता है, कौन ना दे तो लगता है, इन सारी चीज़ों को, सारे सवालों को पिरोया है, बटोरा है विपुल सिंह ने बलवंत जैन जी के साथ। मनी 9 का ऐप डाउनलोड कीजिए, बुरा ना मानो का ये टैक्स शो जरूर देखिए और पता कीजिए कि गिफ्ट कब आपके टैक्सेबल हो जाते हैं। गिफ्ट लिया, टैक्स दिया, नहीं दिया तो कैसे दे, ये सब कुछ आपको पता चलेगा इस शो में। फिलहाल आज के मनी सेंट्रल में इतना ही, दीजिए विदा। कल शाम को 7 बजे फिर आऊंगा अंशुमान जी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। का नाम ये कंबोज लाल है, कैसा ही रंगो रूप